various undergraduate subjects. Students aspiring to clear this exam feel a constant need to have guidance regarding time management and other important strategies as far as GATE is concerned. So the Chemical Engineering Association, the official club of Chemical Engineering Department, with Association of Indian Institute of Chemical Engineers, IICHE, cordially invites Mr. Sandeep Kumar, All India Rank 1 2014 in GATE examination, to guide us and lead us to the way of securing the highest rank. He has completed his BTech in Chemical Engineering and MTech in Hydrocarbon Engineering from IIT Roorkee. He is currently working as a production manager at IOCL Haldia and has a working experience of more than 8 years. I would like to welcome on stage our respected Principal Sir, Dr. Shubhrata Mandal. I would like to request our HOD Sir to present a bouquet to Principal Sir. First we call him out. I would also like to welcome Sandeep Sir on stage. I would like to request Head of Department Chemical Engineering Sunil Sir to come up on stage and present a token of respect and appreciation to Sandeep Sir. I would now like our HOD Sir to present a bouquet to Principal Sir. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इतने लार्ज नंबर में यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो सबसे पहले एक राउंड ऑफ अप्लॉज आप सभी के लिए हो जाए कि आप लोग यहाँ अपना टाइम निकाल के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू थैंक प्रोफेसर डॉक्टर कुलिया सर को, HOD डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया आप सभी से इंटरेक्ट करने के लिए। और आप सभी जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो ओके, नाउ वी विल I would start about this GATE preparation methodology. So देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि GATE एग्जाम देना ही क्यों है। GATE एग्जाम देने से आपको क्या क्या फायदा है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी GATE से क्या मिलता है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, GATE ना नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए खोल सकता है। पहले तो ये कि हायर स्टडी में अगर आपको जाना है, अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है, PhD करना है, तो उसके लिए GATE एक अच्छा ऑप्शन है। GATE से आप IITs में एडमिशन ले सकते हैं, IISc बेंगलोर में ले सकते हैं, वो अच्छे NIT गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक मास्टर डिग्री का ऑप्शन है, PhD के लिए भी ऑप्शन है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि अगर आप एग्जाम ESRB में एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको, मैं ये सब इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट होंगे, तो शायद सबको पता नहीं होगा, इसलिए मैं सबको समराइज कर रहा हूँ। बहुतों को पता भी है, बट जस्ट बियर कीजिए आप मेरे साथ। आप अगर MTech करने जा रहे हैं ना, कोई भी IITs में या हायर NITs में, तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड कितना मिलता है? अभी MTech के लिए 12,400 रुपए स्टाइपेंड मिलता है। और अगर आप PhD करने जा रहे हैं, तो PhD करने के लिए फर्स्ट 2 इयर्स 31,000 का स्टाइपेंड मिलता है, और आगे जाके वो 35,000 हो जाता है। तो अभी क्या समझ रहे हैं कि अगर आप मास्टर डिग्री में एनरोल किए, तो पहली बात तो ये है कि आपका पॉकेट खर्च खत्म, फैमिली से लेना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि ये मास्टर डिग्री में कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे IITs में प्लेसमेंट भी होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% प्लेसमेंट होता है, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि मास्टर डिग्री में प्लेसमेंट होता है, कुछ IITs में ज्यादा होता है, कुछ IITs में कम होता है, बट हाँ होता है 50, 60, 70, 80% इस तरह से होता है। कंप्लीटली प्लेसमेंट तो नहीं होता है, बट अपॉर्चुनिटी आपके पास इसलिए अच्छा है कि आपके पास 2 साल बढ़िया और एक्स्ट्रा मौका मिल गया, और ये 2 साल में आप अच्छे से और पढ़ाई कर सकते हैं, अपना गेट रैंक इंप्रूव भी कर सकते हैं, डिफरेंट फील्ड में जा सकते हैं, और ये दोनों साल में पढ़ने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं सामने से।
ठीक है, सामने से प्लेसमेंट भी हो सकता है और अलग अलग इसमें जैसे आईआईएससी है, आईआईटी बॉम्बे है, ये सभी में तो और भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं। और अगर आपको हायर स्टडी में जाना है तो आईआईटी से एमटेक बहुत अच्छा है। अगर आपका आईआईटी से एमटेक हो गया तो आप फॉरेन में, यूएस में, यूरोप में पीएचडी करने के लिए बहुत आसानी से जा सकते हैं। अच्छा, गेट एग्जाम का एक और खास बात यह है कि गेट एग्जाम से डायरेक्टली आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। कुछ यूरोप की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, नेशनल नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये भी एनटीयू, ये भी सिंगापुर में है। यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी में है, और इसके अलावा आरडब्ल्यूटीएच, ये भी जर्मनी की। ये सभी यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्टली गेट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। और इसमें एनयूएस जो यूनिवर्सिटी है ना, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, इसका रैंकिंग भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने सारा ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने लिस्टिंग किया है, ये आपका बेसिकली लिस्टिंग किया है। हायर स्टडीज में आप इंटरेस्टेड हैं तो गेट क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब राइट साइड में जाते हैं। देखिए, अगर गेट का एग्जाम है ना, अभी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब और पीएसयूज हैं, पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब में ना गेट से डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होते हैं। अभी कई सालों से हो रहा है, 2012-13 से स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है आपके पास, गुड सैलरी पैकेज, अच्छा पर्क्स के साथ आपको जॉब पाने के लिए। और कौन कौन से, अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल है, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये सभी जो है आपका ऑयल इंडस्ट्रीज है। ऑयल इंडस्ट्रीज में गेट के थ्रू पीएसयू में आप रिक्रूट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिजाइन की कंपनी जैसे EIL है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इससे रिक्रूटमेंट होता है, ये डायरेक्ट है। और ये सभी जो कंपनीज है ना, इसमें खास बात ये है कि इसका रिक्रूटमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है, इसका 80%, 85% जो वेटेज है गेट पे है। मतलब अगर आपने गेट अच्छा कर लिया ना, तो आपका डेफिनेटली 90%, 95% चांस है कि हो ही जाएगा। बाकी इंटरव्यू, जीडी, इसका हार्डली 15% वेटेज होता है। तो ये सभी में आप, और भी कुछ कंपनियों के नाम है, जैसे देखिए नाल्को है, इफ्को है, गेल है, सेल है, BIS है, ये सारी कंपनियों में गेट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें इसके अलावा कुछ R&D या रिसर्च डेवलपमेंट वाली जैसे कंपनियां, जैसे बार्क है, कंपनी नहीं बोलेंगे, इंस्टीट्यूट बोलेंगे, जैसे बार्क है, DRDO है, इसरो है, NPCIL है, इससे भी गेट के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग, गेट के बेसिस पे ही शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, फिर इसमें हालांकि पूरा गेट का वेटेज नहीं रहता है, इसमें फिर इंटरव्यू होता है, बहुत तगड़ा इंटरव्यू होता है। तो एक तो है कि गेट से आप इसमें रिक्रूटमेंट हो सकता है। दूसरा ये कि आप अगर हायर रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है तो वो भी एक ऑप्शन है। बहुत लोग मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट के लिए अच्छा एग्जाम कैट है, लेकिन गेट से भी अपॉर्चुनिटी है। IIM में फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट जो FPM है, ये IIM में गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। और एक नीटी मुंबई करके इंस्टीट्यूट है, उसमें डायरेक्टली गेट से मैनेजमेंट, और ये अच्छा इंस्टीट्यूट है। आप अगर मेरे चैनल पे जाओ तो मैंने एक स्टूडेंट रवि रंजन का इंटरव्यू भी लिया था, जिसने नीटी मुंबई का पूरा डिटेल बताया था कि कैसे है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मैनेजमेंट में हायर जाना है तो भी गेट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में हायर स्टडी में जाना है तो भी गेट, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, प्रोफेसर बनना है तो भी गेट, और अगर आपको जॉब चाहिए, स्टैंड अच्छे पैकेज में जॉब चाहिए तो भी गेट। तो गेट आपके पास बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी खोल रहा है। तो इसलिए गेट का प्रिपरेशन अगर आप ढंग से करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। ठीक है, तो इसी को लेकर करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गेट का प्रिपरेशन कब करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कब करना है। तो कैसे करना है उसके पहले, सबसे पहले आप गेट का ना एक सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। गेट का ऑफिशियल साइट पे सिलेबस मिल जाएगा, और कोई भी एग्जाम को आप प्रिपेयर करने जाओगे तो आपको सिलेबस तो जानना ही चाहिए। और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप जिस ईयर में है, अगर आप सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, जिस ईयर में है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पैरेलली अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ गेट का भी तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप पहले एक देखिए कि अपना सिलेबस देखिए, और देखिए कि आपके कौन कौन सा सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हैं और वो गेट के सिलेबस में भी है। जैसे हो सकता है कि जैसे अगर सेकेंड ईयर में है तो आपका हीट ट्रांसफर कोर्स हो सकता है, मैकेनिकल ऑपरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ये सब गेट के भी कोर्स है, गेट के भी सिलेबस में है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं जो कि गेट में नहीं है, तो उसका तो ठीक है, बट बाकी सब्जेक्ट का जो कि आपके सिलेबस में, गेट के सिलेबस में भी है और सेमेस्टर में भी है, उन दोनों का पैरेलली तैयारी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में, बट अभी जस्ट हम बता रहे हैं कि कब स्टार्ट करना है। अच्छा, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर में आप सेकंड ईयर का भूल जाइए, उसका सेकंड ईयर का बाद में देखेंगे।
थर्ड ईयर में आप गेट का जो सिलेबस है और देखिए कि आपके सेमेस्टर में क्या क्या कोर्सेज है। तो मैंने जैसे आईटी रुड़की में जो हमारा सिलेबस था उस हिसाब से थर्ड ईयर में हमें मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ाते थे थर्ड ईयर में। तो इन सब्जेक्ट को मैं पैरेलली प्रिपेयर कर लिया, ऐसे इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। और फोर्थ ईयर में तो ज्यादा रहता नहीं है, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, ये इस तरह से कोर्स करिकुलम हमारा था। आपका करिकुलम अलग हो सकता है। आप देखिए कि आपके सेमेस्टर में क्या ऐसा है जो कि गेट के सिलेबस में है और वो दोनों को पैरेलली करना है। तो ये कैसे, कब से करना है इसका और कैसे करना है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी कोई भी एग्जाम, ये गेट के लिए नहीं बोल रहा, कोई भी एग्जाम है ना, उसका प्रिपरेशन करने के लिए एक अच्छा पढ़ने का ही अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। बेस्ट तरीका क्या है वो देखिए। कोई भी आप क्लास लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना, तो क्लास लेक्चर अटेंड करने के पहले मान लीजिए कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाना है उसको आप बिफोर हैंड अपने रूम पे आप उस टॉपिक को टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कल आपको पता है कि हमारे प्रोफेसर थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, पहले से तो पता ही रहता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाया जाना है, तो आप उसको टेक्स्ट बुक में पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने से आपको बिफोर हैंड उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया और पढ़ते पढ़ते आपको कुछ डाउट्स भी क्रिएट हो जाएंगे कि भाई ये टॉपिक तो मुझे समझ में नहीं आया। तो आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में जब आप क्लास में जा रहे हैं तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एट द सेम टाइम कुछ डाउट्स भी हैं। अब आप क्लास अटेंड करोगे ना, तो क्लास में आप देखोगे कि अचानक से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आप आसानी से उसको जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं ग्रैस्प कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपका जो डाउट क्रिएट हुआ था जो पढ़ने के टाइम वो जब क्लियर होता है ना, तो मजा आता है। तो पढ़ाई सडनली इंटरेस्टिंग हो जाता है, आप पढ़ाई में मजा आ सकता है। एट द सेम टाइम अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप कॉन्फिडेंटली पूछ भी सकते हो कि सर इसका बता दो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा डाउट भी रहता है, पता नहीं यार ये सब मजाक तो नहीं हो रहा है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर आप पढ़ के जा रहे हैं ना, तो आपके लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। डाउट क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो कैसे करना है, आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद क्लास अटेंड कीजिए और क्लास अटेंड करने के दौरान आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स जब हम बनाते हैं ना, तो वर्बेटम तो हम लिखते नहीं, जो भी प्रोफेसर बोला डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं इतना जल्दी। तो हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग होता रहता है। प्रोसेसिंग क्या होता रहता है कि भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और ऐसे ही जैसे प्रवचन की तरह बैठ के सुन रहे हैं तब तो उसमें बात नहीं आएगा। तो इसलिए आप नोट्स जरूर बनाइए। और नोट्स बनाना और भी इंपॉर्टेंट है बाद में रिवीजन के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट अभी जस्ट हम एक बता रहे हैं सीक्वेंस कैसा होना चाहिए अब सही ढंग से पढ़ाई करने का। तो आपने क्लास में नोट बनाया क्वेश्चन, और फिर घर पे आने के बाद उस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और वो रिवीजन ज्यादा देर का नहीं है, 5-10 मिनट का ही रहता है ज्यादा, क्योंकि आपने पूरा क्लास में ही अच्छे से समझ लिया है। और फिर उसके बाद नोट्स बनाइए, फिर नेक्स्ट टाइम पे पढ़िए और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ये सीक्वेंस चलते चलते ना, आप जब भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो साथ में आप उसके सॉल्व एग्जांपल तो कर ही लेते हो। और फिर जब आपका 20-25 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर गेट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि गेट में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमारे प्रोफेसर ने पढ़ाया ही नहीं, उसको हमको अलग से पढ़ना है, क्या टॉपिक ऐसा है जो हमारे सेमेस्टर में था जो कि गेट में उस पे क्वेश्चन नहीं आता है, उसको हमको साइड कर देना है। ये चीजें आप प्रोसेस कर सकते हो ड्यूरिंग सेमेस्टर ही। आप सेमेस्टर का भी तैयारी अच्छा से हुआ और गेट का भी तैयारी अच्छा से हो गया। तो यही हम स्ट्रेटजी के साथ पूरा डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। अब इस तरह से पढ़ने में देखिए फायदा क्या हो रहा है। पढ़ने में जो फायदा सबसे पहले क्या होगा कि आपको गेट की थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सिलेबस की, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में ही आपको पता है कि हीट ट्रांसफर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला आता है। तो आप फोर्थ ईयर तक जाते जाते आपको वो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड ईयर में ही आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रेटजी डिफरेंट होगा, मैं तो ओवरऑल लेकर के बात कर रहा हूँ, फोर्थ ईयर के लिए भी बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से पढ़ने में आपको सारे पता चल जाएंगे, क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके नोट्स में क्या होना चाहिए, क्या ऐसा सेमेस्टर में पढ़ाया गया था जो नोट्स में नहीं होने चाहिए थे, उसको आप काट सकते हैं। अच्छा, हर एक बार जब भी नोट्स बनाए ना, तो नोट्स के जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना, उसके कुछ बाद आप 2-4 पेज छोड़ दीजिए, ताकि आपको ऐसा भी होता है कि कुछ टॉपिक है जो कि गेट में आते हैं आपके क्लास में नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, क्लास में नहीं पढ़ाएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप उसमें बाहर से कोई टेक्स्ट बुक से या यूट्यूब वीडियो या एनपीटीएल वीडियोस देख करके आप उसमें अपडेट कर सकते हो। तो उसके लिए आप पेजेस भी थोड़ा छोड़ते रहिए। और आपको ये भी पता रहेगा कि कुछ टॉपिक जो है ये सिलेबस में ये पढ़ाया ही नहीं गया, तो उसको हमको फर्दर पढ़ना है, ये बिफोर हैंड आपको पता रहेगा। तो ये एक तरीका हो गया।
अच्छा, इस तरह से पढ़ने में सबसे बड़ी बात ये है ना कि क्या होता है कि हमें तो पूरा पता नहीं रहता है कि हमें थर्ड ईयर में क्या पढ़ाना है, फोर्थ ईयर में क्या पढ़ाना है। हम हीट ट्रांसफर पढ़े और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमसे सॉल्व हो नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि भाई ये टॉपिक तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे ना तो आपको डिजाइन का कोर्स पढ़ाया जाएगा, तो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में और पढ़ाया जाएगा। तो आपको क्या है ना, बिफोर एंड आपके अंदर डाउट्स क्रिएट हुआ पड़ा है ऑलरेडी, और तब थर्ड ईयर में जब जाओगे ना आपका डाउट्स क्लियर होगा ना तो आपको मजा आएगा। और इसलिए ये इस तरह से ना आपका केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इंटरेस्ट डेवलप होने से आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। रिजल्ट क्या होगा, आपका सीजीपीए भी इंप्रूव हो जाएगा, आपका कैंपस में भी रिजल्ट अच्छा और गेट में भी रिजल्ट अच्छा, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ने का बहुत एडवांटेज है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको पढ़ना है सिलेबस में। देखिए सिलेबस जो हम लोग डाउनलोड करते हैं ना, सिलेबस में बहुत ब्रॉडली लिखा रहता है। जैसे कि लिख दिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कितना पढ़ना है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसका एप्लीकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर प्लांट के लिए करते हैं, हम लोग किसमें करते हैं, कंप्रेसर में, स्टीम जेट इजेक्टर, इसमें। तो हमें क्या क्या पढ़ना है ना ये आप नहीं समझ पाओगे। आप एक बार पढ़ोगे, फिर गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला से। तो ये 2-3 बार का प्रोसेस हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है। अच्छा, कोई बिफोर एंड आपको बता दे कि इसमें इतना ही पढ़ना है, यही हमारे गेट के सिलेबस में है, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा कि नहीं। तो यही चीज मैंने किया है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का बता दिया है कि कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, किस एडिशन से पढ़ना है, किस पेज नंबर से पढ़ना है, ये सारा डिटेल किया हुआ है। तो इसलिए आप चाहो तो देख सकते हो, आप जो भी सेमेस्टर में हो, आप हर एक कोई 20-25 मिनट का वीडियो है, आपको सारा चीज पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक है, कहां कहां से पढ़ना है, किस किस वीडियो से देखना है, ये सारे चीज पता चल जाएगा। जैसे हीट ट्रांसफर के लिए है, मैकेनिकल ऑपरेशन के लिए है, प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल के लिए है, मास ट्रांसफर के लिए है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के लिए, ये सब है। अच्छा, मैं जब 2014 में गेट का एग्जाम दिया था तो उस समय कुछ टॉपिक उसके बाद ऐड हुए हैं 2020 में, जैसे कि आप देखोगे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये सब के बारे में मेरे वीडियोस में नहीं मिलेंगे, तो आप यहाँ पे, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दिया है। मास ट्रांसफर के भी कुछ टॉपिक हैं जो यहाँ पे ऐड हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल का भी टॉपिक ऐड हुआ है, फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक ऐड हुआ है। तो ये सभी के लिए भी मैं बता सकता हूँ कि मास ट्रांसफर का जो टॉपिक ऐड हुआ है, जैसे मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस ऐड हुआ है, तो इसको आप बीके दत्ता या जिंकोप्लिस से एक चैप्टर है उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन जो ऐड हुआ है, ये लेंसफील्ड से पढ़ सकते हैं। रेट एंड परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन जो ऐड हुआ है, इसको आप फॉगलर से पढ़ सकते हैं। अच्छा, पीएनआईडी सिंबल्स जो है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में ऐड हुआ है, इसको आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं। मैंने 3 वीडियो बनाया है कि पीएनआईडी कैसे देख सकते हैं, और इंडस्ट्री लेवल पे हम लोग का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली हम लोग का बहुत डिटेल में नॉलेज है, तो इसमें मोर देन एनफ आपका नॉलेज हो सकता है। तो ये आप वीडियो देख करके आप पढ़ सकते हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए रिफाइनरीज का एक मेरा प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी के आपको सारे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग रिफाइनरी में ऑपरेट करते हैं ना, तो हम लोग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। बाकी जो प्लांट्स है ना, इसमें आप देख सकते हो ये प्लेलिस्ट में, और बाकी जो प्लांट्स का आप सीबर्ग ये श्रीव और ड्राइडेन, ये दोनों बुक से देख सकते हो। उसी तरह ये मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस के लिए आप एक एनपीटीईएल का लेक्चर है, ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपका क्लास में ही अच्छा क्लियर हो जा रहा है तो आप यहाँ से मटेरियल एनर्जी बैलेंस का मेरा नोट है गूगल ड्राइव में, वहां से ही डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम जितनी बात कर रहे हैं कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें मैंने देखिएगा मैंने कुछ एनपीटीईएल के वीडियोस भी सजेस्ट किए। देखिए क्या होता है ना, हर एक कॉलेज में ये फैक्ट है, इवन आईआईटीज में भी हर एक कॉलेज में हर एक प्रोफेसर तो अच्छे नहीं होते, कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ खराब पढ़ाते हैं, ये तो फैक्ट है। तो आपको जो अच्छा पढ़ा रहे कॉलेज में, तो फिर तो उसका तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा, जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे उसका क्या करना है, उसके लिए आपको एनपीटीईएल के वीडियो देखने हैं। वो आईआईटी के प्रोफेसर के वीडियो हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर लोग हैं, तो उसके वीडियोस कौन कौन से हैं वो हमारे वीडियोस में आपको बताए हैं, देख लेंगे। और बाकी बाद में भी कुछ अपलोड हुए होंगे, उसका मुझे उतना मैंने बताया नहीं, आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं। तो ये सब है ना, से आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये ना काफी वन वे इंटरेक्शन होते जा रहा है, और देख रहा हूँ कुछ लोग उधर पीछे मोबाइल चला रहे हैं और कुछ लोग ये कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लग रहा है।
तो चलिए थोड़ा इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो अदरवाइज क्या है ना कि कुछ लोग उधर सो भी गए हैं ऐसा लग रहा है ना। तो थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना मैं एक काम करता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपकी नजर में दुनिया का सबसे कीमती चीज आपके लिए क्या है? दुनिया का सबसे कीमती चीज आपके लिए क्या है, ये आंसर करना है। और इसके लिए मैं एक क्राइटेरिया भी बता रहा हूँ। क्राइटेरिया क्या है पहले सुन लीजिए। क्राइटेरिया ये है कि कोई भी चीज को आप खरीदते हैं ना, तो जितने में आप खरीदते हैं उसकी एक्चुअल कीमत उससे कम ही होगी, तभी तो आपको कोई दे रहा है। जैसे ये मान लीजिए पेन है, पेन ये 5 रुपए में कोई दे रहा है, तो इसका मतलब उसको बनाने में 2 या 3 रुपए लगी होगी, तभी तो आपको कोई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जिससे आप खरीदते हैं वो ज्यादा कीमत क्या है उसकी तुलना में जिसको खरीदते हैं। आई रिपीट, जो दे के आप खरीद रहे हैं ना वो ज्यादा कीमती है जिसको खरीद रहे हैं, तभी आपका ये। तो ये क्राइटेरिया सोच के आप बताइए, आप सभी लोग, कि आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है दुनिया में। कोई आंसर कीजिए, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, देखिए, नहीं, आपको कीमत की तब बात आती है जब खरीद बेच की बात होती है, जब दे के ले सकते हैं। आपको कोई लेने वाला नहीं है, ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन सब लोग चार्ज हो गए, देख रहे हैं? तो ये सही रहा है। मेरे पास मैं सबसे बड़ा कीमती हूं। अच्छा ठीक है, मान लिया, लेकिन हम आपको खरीदेंगे नहीं ना। खरीदेगा तो कंपनी नहीं खरीदेगा। ठीक है, आंसर सही है। और कोई बताएंगे? या कितना सही जवाब दिया। टाइम। टाइम आपके जीवन का समय है ना, वो सबसे कीमती है। क्यों? क्योंकि जीवन का समय लगा के हम सब कुछ पा सकते हैं। जीवन का समय लगा करके हम पैसे कमा सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, बट प्रोबेबिलिटी है। जीवन का समय लगा के हम अपना हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। बढ़िया योगा करो, लाइफ स्टाइल चेंज करो, आपका हेल्थ इंप्रूव कर सकता है। और जिम में गए, बढ़िया बॉडी सॉडी बना लिया, क्या ये बना सकते, कर सकते हैं कि नहीं? समय लगा के आप चेंज कर सकते हैं। आप फैमिली बढ़ा सकते हैं, बढ़िया शादी वादी करो, 2-4 बच्चे, ये पॉसिबल है कि नहीं? कर सकते हैं। समय लगा के आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन ये सब देकर भी आप समय वापस नहीं ले सकते। अगर समय वापस ले सकते होते तो भाई ये बड़े बड़े करोड़पति लोग थोड़ी मरते, भाई पैसे ले लो, हमको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए। नहीं मिलेगा। समय सबसे कीमती चीज है, दुनिया का सबसे कीमती चीज है। लोग बहुत सारे देखना कि पैसे का बहुत हिसाब किताब रखते हैं कि कितना खर्च हो गया, कितना मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है कि नहीं, और समय का कोई परवाह ही नहीं, समय ऐसे ही खर्च हो रहा है कि नहीं? इसलिए आप देखना, अंग्रेजी में कहावत है। कहावत क्या है कि वेल्थ इज गॉन नथिंग गॉन। क्या हो गया, पैसा खर्च, पैसा वेस्ट हो गया, दोबारा कमा लेंगे, कुछ भी नहीं लॉस हुआ। हेल्थ इज गॉन समथिंग गॉन। हेल्थ गया तो थोड़ा लॉस हो गया, क्योंकि अगर आपका हेल्थ ही नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग गॉन, ये बोला। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इवन कैरेक्टर भी है ना, आप समय लगा के आप इंप्रूव कर सकते हैं। बुरा से बुरा व्यक्ति है ना, अगर अच्छे संग में चला जाए, अच्छी किताबें पढ़ने लगे, तो वो उसका कैरेक्टर इंप्रूव हो सकता है। आप देखोगे नीचे दर्जे के आदमी महान आदमी बन गए, इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े। तो समय लगा के आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बट कुछ भी लगा करके समय अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी दे करके समय आप नहीं कर सकते। इसलिए समय सबसे कीमती चीज है। अच्छा, समय के साथ एक और क्या बात है कि समय को आप स्टोर नहीं कर सकते, तिजोरी में भर नहीं सकते। समय कंटिन्यूअसली खर्च होते ही चला जा रहा है, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। और इसीलिए समय जो है ना, समय को आप बस यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रॉपर्ली यूटिलाइज। इसलिए इसमें बड़ी सावधान रहने की जरूरत है। आपको लग रहा है क्या है यार, 4 साल तो पड़े, अरे अभी मस्ती करते हैं, बाद में आपका समय पलक झपकते बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि समय बहुत कीमती चीज है, ये कंटिन्यूअसली खर्च होते जा रहा है। इसलिए समय के विषय में बहुत सावधानी रहना चाहिए। लेकिन आजकल का जमाना क्या है? आजकल का जमाना सोशल साइट का है। अच्छा, सोशल साइट में दिक्कत क्या है कि अगर आप मोबाइल ऐप चालू कर दिए तो आपको लगता है कि मोबाइल हम चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आपको चलाता है। क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसको पता है कि आपको क्या चीजें पसंद है, तो आपके सामने वही चीज लेते आएगा, और वही चीज लेते आएगा। आप सोचे थे 2 मिनट के लिए आप गए मोबाइल खोल के देखने के लिए, चलो देख लेते ये, लेकिन आप देखोगे 2 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं ना, जो हमारे पूर्वजों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे आविष्कार होंगे समय बर्बाद करने के लिए। ठीक है, इसीलिए जो सोशल साइट है ना, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे ऐसे तरीके हैं ना जो आपको समय को पूरा
किल कर देंगे। और इसलिए मैं तो ये समझ गया था, जब मैं कॉलेज में था हमारे टाइम में फेसबुक होता था, तो मैं समझ गया था कि अब फेसबुक तो आदत तो लगी जाती है, एडिक्टिव होते हैं ये सभी, एडिक्टिव सभी को, कोई ऐसा नहीं है कि आप और हम, इसमें अपवाद कोई नहीं, जो भी यूज करेगा एडिक्शन लग जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, बाद में जो भी सोशल साइट है ना उस पर मैंने अकाउंट ही नहीं बनाया। जैसे कि इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट ही नहीं, टेलीग्राम पे अकाउंट ही नहीं, मुझे पता भी नहीं टेलीग्राम एक्चुअली क्या है, क्योंकि मुझे पता था ये एडिक्टिव है, आगे फंसना नहीं, अब जो फंस गया उसी से निकलना है, नया क्यों फंसना है। हालांकि इंस्टाग्राम के लिए मैंने बनाया था थोड़े समय के लिए, एक्चुअली मेरी शादी लगी थी, मैडम तो इंस्टाग्राम चलाती थी तो अब पता है शादी है तो थोड़ा उद्विग्न तो रहेगी, बात करना है, चैट करना है, तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, चैटिंग चालू हुई। लेकिन ये कब तक हुआ, जब तक शादी नहीं हुआ। शादी हुआ वो मेरे पास आई, इंस्टाग्राम मेरे से दूर चला गया ठीक है ना। तो अच्छा, बाकी फेसबुक के लिए मैंने क्या किया, फेसबुक पे तो अब लग गई थी आदत, लेकिन मैंने देखा कि फेसबुक पे मैंने पोस्ट डालना कम कर दिया। तो जब पोस्ट आप डालना कम कर देते ना, तो आप खोलना भी कम करते हैं, क्योंकि क्या है, पोस्ट डालते ना तो घड़ी घड़ी लाइक आया कि नहीं, कमेंट आया कि नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए आपका क्या दिक्कत होता है, अभी देखो अभी सब चार्ज लग रहे हैं, अभी सब देख रहे हैं मेरी तरफ, अचानक से देख रहा, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉक हो गया ना। तो अब ये मैं अचानक से ज्ञान की बात क्यों करने लगा, मैं ज्ञान की बात, तो यहाँ तो पढ़ाई की बात चल रही थी, गेट की, अचानक से ये ज्ञान की बात इसलिए चालू कर दिया क्योंकि जो पढ़ने का है ना, पढ़ते जब है ना, तो आप जितना घंटे पढ़ते हैं ना वो सभी प्रोडक्टिव नहीं होता है। कुछ ही टाइम होता है जो प्रोडक्टिव होता है, जहां पे आपका कंसंट्रेशन हाई रहता है। और कंसंट्रेशन हाई क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई खोले किताब आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। और वो डिपेंड करता है, हर एक आदमी के लिए अलग अलग टाइम लगेगा। कोई अगर 10 दिन से पढ़ाई छोड़ दिया, 2 महीने से पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसको 2-3 दिन भी लग सकता है कंसंट्रेशन डेवलपमेंट में, क्योंकि वो जो कर रहा था वही चीज उसके दिमाग में चल रही है। अब उसको पढ़ाई का दिमाग, पढ़ाई वाली बात तो जल्दी घुसेगी नहीं, धीरे धीरे पढ़ते रहेगा, फिर भी जबरदस्ती पढ़ते रहेगा तो पढ़ाई वाली बातें भी दिमाग में आनी चालू हो जाएंगी, है कि नहीं। तो कंसंट्रेशन, अच्छा मान लो कि आप रोज पढ़ते हो, फिर भी आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो आपको 10-15 मिनट तो लगेगा कंसंट्रेशन में। अच्छा 10-15 मिनट लगा, आपका कंसंट्रेशन बिल्डअप हुआ, बगल में मोबाइल है, तभी घंटी बज गई, नोटिफिकेशन टुन। अब क्या करोगे, मोबाइल खोलोगे, देखोगे, अरे चलो। अब आप क्या, मैं बोला ना कि ये मोबाइल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर आप खोलोगे नोटिफिकेशन देखने के लिए, और फिर कहां पहुंच जाओगे ये पता नहीं, कितना टाइम बीत गया। चलो फिर उसके बाद आपने दोबारा पढ़ने चालू हुआ, फिर 10-15 मिनट लगा, और उसमें आपका फिर घंटी बज गया टन। अब क्या, अच्छा दिक्कत तब आती है ना जब सामने अपोजिट जेंडर का कोई नोटिफिकेशन आ गया। अब जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं, सामने नीलू का मैसेज आ गया, अरे यार हटाओ पढ़ाई, अब तो क्या है, अब तो फिर उसके बाद कितना टाइम बीत गया, कितना ये नहीं। तो ये बहुत दिक्कत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब पढ़ रहे हैं ना तो आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना। और इसमें हम करें क्या, हम क्या मोबाइल से दूर रह सकते हैं आज के जमाने में? नहीं, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ पढ़ने की चीज है, अब मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। तो करना कैसे हम, इसके लिए हमारे टाइम में एक फिर भी सुविधा थी। सुविधा क्या थी कि हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग के टाइम में ये एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थी, नेट था, लैपटॉप थे, लेकिन एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थी। और इसमें क्या फायदा होता है, देखिए इसको समझिए। देखिए संस्कृत में एक श्लोक है, शुभस्य शीघ्रम, मतलब कोई भी आपके मन में अच्छे विचार आए ना तो उस पर एक्शन ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी थॉट्स आपके अंदर आते हैं ना वो बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आते हैं और समय के साथ साथ वो खत्म हो जाते हैं। थॉट्स फ्लीटिंग है, परमानेंट नहीं है, तो टाइम के साथ वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। और ये बात अच्छे विचार के लिए भी है, बुरे विचार के लिए भी है। तो बुरे विचार में क्या है कि अगर कोई विचार आया और अगर आप उसको डिले कर देंगे तो वो भी उससे बच भी सकते हैं। तो यही टेक्निक अपना सकते हैं आप। क्या है प्रॉब्लम, क्या है ना, मोबाइल है ना, ये एकदम 1 क्लिक दूर है। कोई विचार मन में आया कि चलो MS धोनी का एवरेज देखना है, तुरंत क्लिक हो गया, तुरंत दिख गया। आपके पास थॉट एक प्रोसेस करने के लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि नहीं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, ये बाद में देख सकता हूं, ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है ना, पढ़ते समय ना आप मोबाइल को जस्ट दूर रख देना है। और ये ट्रिक काम करता है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है ना कि आप जहां पे पढ़ रहे हैं मोबाइल वहां पे नहीं होनी चाहिए। आप मान लीजिए कि आप घर पे हैं तो मोबाइल दूसरे कमरे में रख दीजिए, लैपटॉप से पढ़ाई कीजिए। अगर घर में वाईफाई है तो वाईफाई बंद कर दीजिए उतना देर के लिए, आपके पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे इसके लिए, ठीक है। अच्छा अगर आप हॉस्टल में है, हॉस्टल में रूम पे वहीं पे है, रूम पे तो दिक्कत है, तो क्या करें मैं कैसे करता था, मैं चला जाता था लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी के उस सेक्शन में चला जाता था जहां वाईफाई नहीं। आदमी आलसी तो है ही, अब ऐसा तो नहीं है कि इतना हुदबुदी मचा है कि एकदम दौड़ के दूसरे जगह जाएंगे घड़ी घड़ी जाकर के नेट चलाने के लिए। तो थोड़ा बहुत मन में भी है, ठीक है बाद में देख लेंगे, तो पढ़ाई हो जाती है।
तो आपको यही करना है। करना क्या है, जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय मोबाइल अपने से दूर कर दीजिए। अच्छा, इसमें मैंने जो ट्रिक बताया था वो है, अगर आपके सोशल साइट पे कोई अकाउंट नहीं है, इंस्टाग्राम ये सब पे, तो बनाना ही नहीं है, यही सेफ तरीका है। मैं कुछ दिनों पहले ये एक इंटरव्यू देख रहा था IIT JEE रैंक 1 का, मैं किस साल का था हमें देखना है। वो बोल रहा था कि सोशल साइट पे अकाउंट ही नहीं, आज 10 साल बीत गए, अभी वो MIT में कहीं है PhD कर, वो 10 साल बीत गए, अभी तक अकाउंट नहीं है किसी पे। ऐसा नहीं है, अचीव कर चुका है बहुत सारा, लेकिन वो बोल रहा है ये तो अकाउंट ही नहीं। तो ये चीज है, अगर आप कर सकते तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या, अगर अकाउंट बन गया है तो पोस्ट कम डालिए, पोस्ट कम डालेंगे लाइक और कमेंट की चाह कम होगी। अच्छा, ये सब है पहले से हो चुका है। तब आप क्या करोगे कि मोबाइल दूर रख दीजिए और फिर लाइब्रेरी में चले जाइए, जहाँ पे मोबाइल को घर पे रख दीजिए, हॉस्टल में पेरेंट्स को बोल दीजिए कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, और फिर पढ़ाई कीजिए। अब इसमें क्या है कि मैंने जो बोला ना कि अच्छे लेक्चर NPTEL पे, आप NPTEL के वीडियोज आप लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए, या फिर कोई अच्छे वीडियोज हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोज हैं, उसको डाउनलोड करके आप देखिए। अब आप बोलोगे सर हम देख रहे हैं, हमको कोई डाउट हुआ, मुझे उस समय नेट सर्फिंग का जरूरत पड़ा, तो उतना आप अपने को रजिस्टर कीजिए। इसमें एक फायदा भी है, फायदा ये है कि कुछ मन में आया आप तुरंत गूगल सर्च कर लिए ना, तो आप अपने से जो थॉट प्रोसेस है ना उतना डेवलप नहीं होता है। थोड़ा बहुत आप अपने को टाइम दीजिए सोचने के लिए, फिर उसके बाद घर पे जाएंगे गूगल कर ही लेंगे, गूगल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो इतना टाइम दीजिए। इस तरह से करने से आपको पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जो कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ जो टाइम है ना वो सबसे प्रोडक्टिव है। उस टाइम पे आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कीजिए, पहला। दूसरा, आपको जब पढ़ना है ना तो इसमें भी बहुत लोग क्या होता है ना कि कुछ लोग इमोशनल होते हैं। जैसे मूवी देख लिए, मूवी तो देखे 2 घंटे 3 घंटे की, लेकिन वो 2-3 दिन उन्हीं के दिमाग में वही चलता रहेगा। अब वही चलता रहता है, अब दिक्कत क्या होती है ना कि वो आएंगे घर पे, यूट्यूब देखेंगे, सोशल मीडिया पे उसी फिल्म से रिलेटेड देखते रहेंगे। अच्छा, समस्या तब बढ़ जाती है कि अगर कोई सुंदर कन्या दिख के, अब क्या करेंगे, अब उसमें मैंने कोई सुंदर, अब वो तो मैंडेटरी हो गया कि भाई आके सर्च करना ही है। इसलिए अगर आप 4th ईयर में है, एटलीस्ट 5-6 महीने जो बचा है इस साल के, उन लोग को तो मैं बोलूंगा अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो आप मूवी भी मत देखिए। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं एक समय था कि 5-6 साल तक मैं कोई मूवी देखा ही नहीं था, अभी मैं कभी कभी देख भी लेता हूँ, लेकिन बहुत रेयरली। बट ये बहुत आसान है, कोई बुरी मैंने मुश्किल बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक हायर टारगेट के लेकर देखते हैं ना, चलते हैं ना, तो उस टारगेट के जो प्रोसेस है ना उसमें इतना मजा है कि आपको बाहर के मजा की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़ाई करो, पढ़ाई आपको इंटरेस्ट कैसे बनाना है, ये नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नोट्स जो है ना, आप जब नोट्स बनाते हैं ना तो क्या है कि आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप बहुत सारे चीजें पढ़ रहे हैं, और लास्ट में आप जब एग्जाम देने क्या फाइनल टाइम आएगा ना, तो उस समय एग्जाम के टाइम ना आप सब चीज रिकॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका नोट्स बनना चाहिए। और अब ये मत बोलना कि यार ये क्या राइटिंग लिख कर रखा है, ये मत बोलना, राइटिंग मेरी खराब है। लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने प्रोफेसर V कुमार नंद ISC बेंगलोर का ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का मैंने एक लेक्चर नोट बनाया था। और आप देखो ये इतना घिचपिच क्यों हो गया, क्योंकि मैं उस समय पेज ज्यादा नहीं छोड़ता था। तो मैंने जैसे बनाया, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए गेट के, तो आप देखो कि पता चला कि यार ये एस्टिमेटेड नंबर है जिसको मोमेंटम डिफिजन बाय मास डिफिजन सर ने बताया था, उसको बाउंड्री लेयर के टर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने वही अपडेट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब फिर मैं लास्ट में इसी नोट्स को पढ़ूंगा, फिर मैं कोई बुक नहीं पढ़ने वाला, फिर मैं कोई वीडियोज नहीं देखने वाला। तो नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि आप सारे जो जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो जो आपको अच्छे पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो जो कंसेप्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते समय भी आपको पता चला कि ये टॉपिक, ये कंसेप्ट मेरे इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट्स में ही अपडेट कर लेना है। इसलिए कुछ पेज छोड़ते जाइए। आप देख रहे हो कि मेरा बहुत खराब हो गया क्योंकि मैंने पेज छोड़ा नहीं, तो उसी में मुझे अपडेट करना पड़ा। तो आप थोड़ा इस तरह से करो नोट्स करने के लिए। अच्छा, अब बात यह आ रही है कि गेट के प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे ना, तो पहली बात तो ये कि गेट में क्वेश्चन ना है एक ही कंसेप्ट पे बार बार, एक ही फॉर्मूले पे बार बार, और ये आपके लिए आसान हो जाता है एग्जाम। क्योंकि IIT JEE में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, रिपीटेबिलिटी कम है। यहाँ पे गेट में बहुत रिपीटेबल। अगर आपने 20-25 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, और कुछ नहीं करो, अगर 20-25 साल के क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर लिए, रट के नहीं, तो आपका विद इन 15 रैंक कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये थ्रू आउट द ईयर 8-9 साल से मैं जितने बच्चों से बात किया और अपने बैच में भी, बैचमेट्स को भी देखा, सबके साथ हुआ है। जो भी अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया ना, उसका रैंक विद इन 50 डेफिनेटली आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर कहां से करना है? तो प्रीवियस ईयर पेपर करने के लिए देखना, एक अरिहंत का एक बुक आता था,
चैप्टर वाइज सॉल्यूशन थे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे, वो आप ले सकते हो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके सारे सॉल्यूशन सही नहीं है, आंसर गलत है। तो अप टू 2014 तक तो मैंने अपने वीडियो में बता दिया था कि कौन कौन सा गलत है, उसके आगे का फिर प्रॉब्लम होगा। तो लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि बुक इसलिए खरीदना है कि हार्ड कॉपी में एक बुक रहने से क्या फायदा होता है कि आप नेट से क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही सकते हो, लेकिन उसमें मार्किंग नहीं कर सकते। इसमें क्या आप मार्किंग कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझे बाद में रिवाइज करना है लास्ट में, तो आपके लिए थोड़ा हार्ड कॉपी में रहना आसान है। तो आप इसी से कीजिए। हालांकि जहां आपको डाउट हो कि आंसर गलत है कि सही है, वहां पे आप एक दूसरी वेबसाइट है unitoperation.com, उससे आप देख सकते हैं कि वो कुछ क्वेश्चन जो है वो मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर सही है, यहाँ पे कुछ और आंसर दिया, तो आप यूनिट ऑपरेशन से बैक चेक कर सकते हैं। पहले ये फ्री था, अभी कॉस्ट ये थोड़ा चार्जेबल हो गया, बट दे सकते हैं, महंगा नहीं है। इसके अलावा पुराने क्वेश्चन अप टू 2000 तक के ना क्वेश्चन के आंसर है, एंड सुब्बू का एक बुक है एंड इनसाइट इनटू केमिकल इंजीनियरिंग, इसको आप देख सकते हो। ये बुक जो है ना, ये बुक में आंसर जो है ना काफी हद तक सही है, बहुत रेयरली गलत है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको 2000 तक ये थे, और बाद में जो कुछ बुक आए इनके 7-8, उसमें अब पता नहीं कि उसमें क्या है, मैंने देखा नहीं है। पर ये बुक आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो मैंने एक मेरा ड्राइव है जहाँ पे मैंने कुछ शेयर किया, वहां पे ये बुक दिख भी सकता है। नीचे आप देखो एमसी बुक करके लिखा हुआ है, उसको आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक राम प्रसाद की गेट की बुक आती है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है जो कि पहले, अच्छा बहुत लोग फोटो ले रहे हैं, फोटो लेने का जरूरत नहीं है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये राम प्रसाद की जो बुक है वो आप देख सकते हो। इसमें कुछ खास करके प्रोसेस कैलकुलेशन के जो सॉल्यूशन है और मास ट्रांसफर के कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, और वो अच्छे हैं, तो इसलिए आप उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, आजकल एक केमवानी.com करके एक साइट है जिसमें फ्री में आपको सारे आंसर पड़े हुए हैं। ये मेरा एक जूनियर ही था, 2018 में गेट में 18 रैंक आया था, उसने ये बनाया साइट, आप इसको भी रिफर कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे बात हमने अभी तक बात किया कहाँ, किस चीज के लिए, जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा, इसके अलावा गेट में आपके 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के, 13 मार्क्स मैथ के भी आते हैं, और मैथ काफी स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो मैथ को कैसे करना है, मैथ में अच्छी बात क्या है ना कि मैथ के क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, और मैथ बेसिकली प्रैक्टिस की चीज है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो मैथ में 13 to 13 फुल मार्क्स आने हैं सबके। और इसमें प्रैक्टिस कहां से करना है, तो मैंने बताया ना कि सभी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस ना इधर उधर से करना ही नहीं, प्रीवियस ईयर से ही करना है। लेकिन मैथ में क्या है, मैथ का जो बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस का सिलेबस सेम ही है। जैसे आप यहाँ पे सामने देखो, केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों का सिलेबस सेम देख रहे हो, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, न्यूमेरिकल मेथड सेम। तो इसका मतलब क्या है कि आप मैथ्स के भी प्रीवियस माने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, केमिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर तो करना है, क्योंकि मैथ्स बेसिकली प्रैक्टिस की चीज है, जितना क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा। बाकी सब में तो आपका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी ज्यादा जोर देना है। मैथ्स में तो क्या है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप अपने प्रीवियस ईयर के अलावा ना डिफरेंट ब्रांचेस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि इसके लिए डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुकलेट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एस का है, उसी तरह मेडीजी का है। ये मैंने गेट 2014 के पहले ये इससे किया था एस में। देखो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड पीआई, ये सभी के क्वेश्चन थे और मैंने सारे कर लिए थे, और 13 to 13 मार्क्स तो आने ही थे इतना करने के बाद। ये सारे कर सकते हो, ये बुक सस्ती बुक होती है, ज्यादा नहीं है, और लेकर के सारे करने हैं सेकेंड ईयर। और ये क्वेश्चन तो आप सेकेंड ईयर से ही कर लो, क्यों, क्योंकि मैथ की तो पढ़ाई फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट हो जाती है। एक लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है वो था, जो प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल पढ़ते हो तो ज्यादा यूज में आता है, उसको छोड़कर तो सारे ही कर लो क्वेश्चन, तो ये मैथ पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ मार्केट में बुक है, वाहियात बुक है, जैसे जीकेपी का एक बुक है गेट केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ना नहीं है, इसमें गेट के सिलेबस के अलावा और बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो ये सब नहीं पढ़ना है। इसके अलावा निखिल गुप्ता जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर का बनाया था, वो भी ये बनाए हैं, ये सब पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो आपको टेक्स्ट बुक से ही है, टेक्स्ट बुक एनपीटीईएल वीडियोस, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, बस यही। इसके अलावा कुछ इधर उधर करना नहीं है, इसी से हो जाएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं गेट के बारे में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला बात कि आप टारगेट AIR 1 रखो। क्यों, देखो ये
मैं बोल रहा हूँ सबके लिए नहीं बोल सकता है, जो अभी जस्ट एग्जाम देने वाला उसको तो मैं नहीं बोल सकता, ये मुश्किल है। लेकिन जो सेकंड ईयर में है, जिसके पास सफिशिएंट 3 साल टाइम है, 2 साल टाइम, वो तो जरूर रख सकते हैं। टारगेट AIR1 रखने से क्या है कि आपको पता है कि मुझे फर्स्ट रैंक आना है, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचे। मैं ऐसे ही तैयार कर रहा था, मुझे फर्स्ट रैंक ही लाने थे, इसलिए नहीं, जॉब तो लग गई थी IIT में, वो कोई दिक्कत नहीं था, बट मुझे ऑप्शन नहीं है कि कुछ भी छोड़ देना, क्योंकि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है तो सब चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यही टारगेट रखना है। अरे टारगेट का मतलब ये नहीं कि ख्वाबी पुलाव बनाने लगा, बढ़िया फर्स्ट रैंक आ जाएगा, थोड़ा ये नौकरी बढ़िया लगेगा कि गाड़ी मिल जाएगा, शादी बढ़िया लड़की से, ये सब नहीं, ये नहीं करना है। ये क्या है, देखो भगवत गीता में बोला ना कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल पे ज्यादा जोर नहीं, कर्म पे ज्यादा जोर। कर्म की इच्छा करने का क्या मतलब, अगर आप कोई इच्छा कर रहे हो, उससे आपका जो पढ़ने का तरीका है इंप्रूव हो रहा है, तो मतलब आप फल पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे, कर्म पे ज्यादा जोर दे रहे। और कोई इच्छा करके पढ़ाई तो छूट गया और ख्वाबी पुलाव में चले गए, तो वो फल पे ज्यादा जोड़ोगे, वो नहीं करना। टारगेट AIR1 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं मैं ये टॉपिक नहीं छोड़ सकता, डिफिकल्ट है तो क्या है, मैं वीडियो देखूंगा, अच्छे लेक्चर्स देखूंगा, वहां से मैं क्लियर करूंगा, मुझे छोड़ना तो है ही नहीं। एक दूसरा पॉइंट क्या है, हेल्दी कंपटीशन रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब गेट की तैयारी करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि हम छुप छुप के तो पढ़ लेते हैं, बाकी को बताएंगे नहीं, हमारा रैंक आएगा मेरा, ऐसा नहीं है। ये इंडिया लेवल का कंपटीशन है, ये आपके दो का कंपटीशन नहीं है। आपस में हेल्दी कंपटीशन रखिए। हेल्दी कंपटीशन मतलब क्या, ग्रुप में मिलकर पढ़िए। ग्रुप में मिलने का मतलब ऐसा नहीं कि सब जने साथ में बैठ के पढ़े, तो फिर तो पढ़ाई ज्यादा कम और बातचीत ज्यादा। ग्रुप में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप अपने जगह पे अलग पढ़े, दूसरा अपने जगह पे अलग है। जब आप खाने के मेस में, पता नहीं यहाँ पे क्या सिस्टम है, मेस पे हम लोग ऐसे करते थे कि हम अपना पढ़ाई अलग किया, दूसरा अपना पढ़ाई अलग किया, और फिर शाम के टाइम जब हम लोग खाने के टेबल पे बैठते थे या फिर अलग आधे घंटे हम लोग का हेल्दी डिस्कशन होता था। डिस्कशन में क्या है, कुछ पॉइंट मुझे सही से नहीं समझ में आया, वो सामने वाला बताया, या फिर मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ, लेकिन जब वो बोल रहा था बताया अरे मैं तो इस तरह से सोचा ही नहीं था। हेल्दी कंपटीशन बहुत जरूरत है। ग्रुप में मिलकर तैयारी करने का मतलब क्या है कि हर टाइम आप आधा घंटा थोड़ा डिस्कशन कीजिए आपस में, इससे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। बहुत बार क्या होता है, हम टीचर से बहुत कॉन्फिडेंटली सब चीज नहीं पूछ सकते हैं, बट दोस्तों में आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ये माहौल बनाना चाहिए आप लोग को, आप सभी को ये माहौल बनाने से बहुत फायदा होगा। तीसरा चीज ये है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सेकेंड ईयर में हो इस तरह से, तो आप टीचिंग करके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। टीचिंग से क्या होता है ना कि सब्जेक्ट, देखो एक फिनमैन करके एक प्रोफेसर भी थे, उनका भी एक मेथोलॉजी है कि कोई भी सब्जेक्ट को ना सबसे अच्छा ग्रैस्प करने का तरीका क्या है कि आप उसको दूसरे को पढ़ा दो। दूसरे को पढ़ाने से आपका कॉन्सेप्ट क्यों ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाने जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि किताब लेके बांच दोगे, ऐसा तो नहीं है। पढ़ाओगे तो आपको खुद से बोलना है, बिना किताब देखे बोलना है, तो आपके दिमाग में प्रोसेसिंग हो जाएगा वो सब्जेक्ट बहुत बार कि कैसे समझाऊंगा कि उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं करता था कॉलेज लेवल पे, मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था। तो उससे क्या होगा, एक बात तो ये कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और चूंकि बिना देखे बोलना है तो आपको चीजें याद भी हो जाएगी। टीचिंग बेस्ट मेथड है कोई सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, तो आप टीचिंग कर सकते हैं अगर टाइम है तो। फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। दूसरी बात, इसके बाद फिर भी आपस में डिस्कस किए ये सब नहीं तो नेट का जरूर यूज कीजिए। यूट्यूब वीडियोस में बहुत अच्छे वीडियोस अवेलेबल है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, गूगल का यूज कीजिए। इसके अलावा एक मूल मंत्र है कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो रिवीजन। आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए और रिवाइज नहीं किए तो भूल जाएंगे, इसलिए बीच बीच में रिवीजन करना है। और रिवीजन करते समय जो पॉइंट पे आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, आपको एकदम भूल जा रहा है, तो उसको नोट में अपडेट करना है। नोट्स ऑलवेज अपडेट होते रहने चाहिए, फाइनल आप नोट ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। और एक और चीज गेट के लिए मैं बोलूंगा कि आप स्पेसिफिक मत होइए, कोई ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं। गेट के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। ये एक्चुअली एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, है ना। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, कंसेप्ट हो गया और थोड़ा बहुत मैथ आता है, अप टू 10th का मैथ अच्छा है, क्वेश्चन तो निकल जाएंगे, इसलिए स्पेसिफिक मत होइए। कई बार ऐसे सोचो कि मास ट्रांसफर हम नहीं पढ़ते, डिफिकल्ट लग रहा है, मास ट्रांसफर से ही सबसे आसान क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे, बाकी तो स्कोर कर ले जाएंगे। इसलिए इसके अलावा एक और चीज ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोर्स कंप्लीशन और रिवीजन और टेस्ट सीरीज ना, ये पैरेलली चलता है। ऐसा मत सोचो कि हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये टेस्ट सीरीज ये सबको पैरेलली करना है, ठीक है। इसके बाद
आप वर्चुअल कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कीजिए। अभी सर भी बोल रहे थे वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर से आपको एक्वेंटिस होना जरूरी है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ करो। लास्ट के ऐसे तैयारी करो कि लास्ट के 7 दिन आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़े, सिर्फ रिवीजन, क्वेश्चन भी नहीं। क्वेश्चन में बस आपने जो मार्किंग किया है रिवीजन के लिए बस उसी को करो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं 4th ईयर स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, जब आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आपने कॉलेज के टाइम ठीक से पढ़ा है और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लोगे तो आपका डेफिनेटली अच्छा रैंक आ जाएगा। अप टू 100 रैंक तो आ ही सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब देख के, मतलब रट के नहीं, कर ठीक से कर लोगे तो ये लास्ट में और कुछ नहीं तो यही कर लो, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको देना है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, जो भी आपको अच्छा कोई क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज दे दो, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको टॉपिक वाइज भी देना है, फुल लेंथ भी देना है। और टेस्ट सीरीज जब आप दे रहे हैं ना तो एक्चुअल इन्वायरमेंट में दो। जैसे अगर आपको पता चल गया कि मुझे 12 बजे से 3 बजे तक आपका एग्जाम होना है या 9 से 12 होना है, तो उसी टाइम पे दो। ऐसे दो कि रियल एग्जाम हो रहा है, वर्चुअल कैलकुलेटर की यूज से दो और स्ट्रेटजी डेवलप करो। स्ट्रेटजी डेवलप मतलब क्या कि हम सोचो कि क्या क्वेश्चन पहले करना है, क्या मुझे 1 मार्क्स क्वेश्चन पहले करना है या एप्टीट्यूड पहले करना है, मैथ पहले करना है। ये आप अपना एक स्ट्रेटजी बना लो ये टेस्ट सीरीज देते समय, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में एक बहुत फायदा क्या है ना कि आप रिकॉल करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। मतलब क्या कि अगर आप मान लो कि टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपने अब फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, तो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो इसका मतलब आप तो पूरा ये अभी सारे सब्जेक्ट तो रिवाइज कर नहीं पाओगे एक ही दिन टेस्ट पहले। तो मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स आपने 10, 15, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले पढ़ा था, तो पहले तो क्या होगा, जब आप फर्स्ट गो जाओगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन छोड़ ही दोगे। बट बाद में जब टाइम बचेगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की कोशिश करोगे, और रिकॉल करके जो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाता है, वो कभी भूलता नहीं। आप अभी पढ़ के अभी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा, बट वो भूल सकता है। लेकिन 1 महीना पहले पढ़ा हुआ क्वेश्चन, अभी सब्जेक्ट 1 महीना पहले पढ़ा, बट अभी क्वेश्चन कर रहे हो ना, रिकॉल करने के लिए टाइम लगता है, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको पूरा याद हो जाएगा। तो ये कीजिए और आप स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए। अच्छा, एक और चीज, कोई भी टेस्ट दो ना, कोई भी टेस्ट, तो टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस उससे 10 गुना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दे दिए, सिली मिस्टेक हो गया, बोल दिया अरे यार सिली मिस्टेक हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है? फुल पेपर एनालिसिस करना है। मार्क्स उसको भूल जाओ, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका पेपर एनालिसिस करना है। फुल पेपर एनालिसिस करना है, देखना है कि क्या सिली मिस्टेक्स हो रहा है, और उस पर भी मार्किंग कर लो कि क्या क्या हमको ये बार बार गलती कर रहा हूँ, और उसको सिली मिस्टेक जो है उसको आप नोट भी कर लो। तो फिर पेपर देने का मतलब हुआ, आप 3 घंटे पेपर दे रहे हो तो 6 घंटा उसका स्ट्रेटजी मतलब ये एनालिसिस करने में लगा कि क्या टॉपिक था, हम क्यों यहाँ फंस गए, उसको और कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है क्या, चलो मैं टेक्स्ट बुक पढ़ लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, इस तरह से। और आप सिर्फ जो सिली मिस्टेक टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं ना, उतना ही अगर रिपीट नहीं करेंगे ना तो भी अच्छा रैंक आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज के मार्क्स और रैंक का तो कोई मतलब ही नहीं है। देना है स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए, नंबर 1 सिली मिस्टेक से बचने के लिए। सिली मिस्टेक्स मतलब क्या, ऐसा मिस्टेक आपको लगता था कि आता था और हम मिस्टेक कर दिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, सिली मिस्टेक वैसा चीज होता है कि जो आपने मिस्टेक पहले नहीं किया था। अगर आप टेस्ट सीरीज में ही कर लिए होते वो मिस्टेक टेस्ट सीरीज देते समय, तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं होते। तो ये मिस्टेक आपसे हो रहा था, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा, और उसको ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के पहले मैं यही बोलूंगा कि आप अच्छे से स्लीप कीजिए, और उसके बाद कॉन्फिडेंट रहिए, और एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में ना आप स्टकअप मत रहिए। स्टकअप मतलब क्या कि क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको लग रहा है सॉल्व हो रहा है, और सॉल्व होने के लिए हो भी नहीं पा रहा है और छोड़ भी नहीं रहे उस क्वेश्चन को, आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये हो गया स्टकअप। इसमें दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत ये होती है कि आप जब स्टकअप होते हैं ना, तो आप 10-15 मिनट लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए ना, तो भी आप घाटे में, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलेंगे, तो आप बाकी के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने में सिली मिस्टेक ज्यादा हो जाए। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप दे रहे हो ना, पहली बार तो आप क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसको छोड़ दो। और ऐसा भी नहीं कि आप लगातार छूटते जा रहे 5-6, तो आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा, तो फिर तो 1-2 क्वेश्चन रुकना पड़ेगा, बट एक स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप दो। तो यही है, मैंने कोशिश किया कि सारे एस्पेक्ट को कवर करूं गेट से एग्जाम से रिलेटेड। तो अभी मैं इस अपनी तरफ से 1 वे टॉक को खत्म करता हूं, और आप लोग को इनवाइट करता हूं कि आप लोग इस गेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। GATE is a critical exam for every engineer's life.
and the guidance and wisdom which are bestowed upon us today is really a precious one. So the Chemical Engineering Association, the official club of Chemical Engineering Department in association with IICHE, would really like to thank Mr. Sandeep Kumar sir for his excellent and inspiring words and presentation. I would like to request our beloved head of department, Sunil Kuila sir, to present Sandeep sir with a token of appreciation for this wonderful seminar. Next, I would